बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून और तज्ज़िया-निगार अहमद पंसौता लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। और हुमायूं खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद होंगे। आपका भी हुमायूं बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक अहम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने खुद नोटिस के हवाले से इस मामले का जो दायरा इख्तियार है उसके हवाले से मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया है और ये कहा है कि अगर कोई फैसला कोई मामला किसी बेंच के सामने आए तो वो अस खुद नोटिस नहीं ले सकता, बल्कि वो ये मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश करेगा, उनके नोटिस में लाएगा और ये इख्तियार जो है चीफ जस्टिस का है कि वो उस मामले के ऊपर बेंच तश्कील दें और इसके ऊपर जो है वो नोटिस लें। और आपको ये भी याद दिलाएं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो सहाफ़ियों को हिरासा करने के हवाले से जो उन्होंने खुद नोटिस लिया था उसको वापस लेते हुए ये फैसला जो है ये सुनाया है। इसकी अभी जो डिटेल है वो आना बाकी है। ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया, लेकिन इस फैसले के बाद जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस पर जो आर्टिकल 184(3) है उसका हवाला दिया जा रहा है, ख़ासतौर पर साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब ने इसके ऊपर बात की। वो ये कहते हैं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जिक्र आया है, चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट से मुराद जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है बल्कि तमाम जजेस हैं। सो आप ज़रा इसको थोड़ा सा इस आइन के इस आर्टिकल को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें और सू मोटो जो है इसके हवाले से जो कानून है उसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो हमें ज़रा आसानी होगी समझने में। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आर्टिकल 1843 को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आर्टिकल 1843 है क्या। आर्टिकल 1843 हमारे आईने पाकिस्तान में एक आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि इफ इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड देयर इज वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट तो आप मैटर के अंदर जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं। बट आम फहम तौर पर इसकी दरखास्त फाइल की जाती थी, इसकी पिटिशन फाइल की जाती थी जिस पर इसके अंदर जुरिस्डिक्शन अज्यूम की जाती है। और वो बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब वहां पर तमाम जजेस है और किसी भी जज के आगे लगे तो ऑफ कोर्स इट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट, बट यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में 2 मेंबर बेंचेस या 3 बेंच या फिर 5 इस तरह सुनते हैं। ये जो सुओ मोटो का इख्तियार है ये अगर आप देखें तो 1992 में गालिबन दर्शन मसीह केस था। दर्शन मसीह केस में फॉर द फर्स्ट टाइम ये बॉन्डेड लेबर के इशू में इसमें दिस नीड वाज फेल्ट कि जनाब आप इसके ऊपर सुओ मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करें। और ये ट्रेस करता है अपना डिसेंट फ्रॉम 1990 जहां पर इंडिया ने ये जुरिस्डिक्शन अज्यूम की थी। सो अब आर्टिकल 1843 के तहत फैक्टर्स वही रहेंगे कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और किसी वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है, लेकिन चीफ जस्टिस खुद अगर मुनासिब समझते हैं तो उस पर सो मोटो इख्तियार लेकर उसके लिए एक बेंच तश्कील दे देते हैं जिसमें वो खुद भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम आया वही आया कि काजी फाइज ईसा साहब एक 2 मेंबर बेंच के अंदर अपना केस सुन रहे थे जिसमें उनको डायरेक्टली दरखास्त हैंड ओवर की गई बाय द जर्नलिस्ट और कहा गया कि जर्नलिस्ट को हरासा किया जाता है, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, जो कि बिल्कुल अपनी जगह एक बात दुरुस्त है, ये उससे मेरिट से कंसर्निंग नहीं है। बट उन्होंने उस पर सो मोटो इख्तियार एक्सरसाइज किया। एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया 5 मेंबर और इस एक्ट को देखा क्योंकि इससे ये तासुर मिल रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर उन्होंने 2-3 दिन सुनवाई की और सुनवाई के बाद एक शॉर्ट ऑर्डर दिया जिसमें बिल्कुल वही बात होल्ड की कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार जो है वो ये जरूर है, लेकिन सू मोटो का इख्तियार चूंकि केस लॉ में डेवलप हुआ है और एक डायरेक्टली डेवलप्ड लॉ नहीं है तो इसलिए वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। हाउएवर अगर कोई बेंच चीफ जस्टिस को मैटर रेफर करे, जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब भी अपना ये बेंच का मामला वहां रेफर कर सकते थे, चीफ जस्टिस उस पर बेंच तश्कील देते या उसी बेंच को बनाते, लेकिन ये इख्तियार बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है और बेशतर दरखास्तें जो हैं वो HRCP सेल में आती हैं जहां से फिर वो आगे फॉरवर्ड होकर उस पर बेंचेस बनते हैं। तो यस, ये एक हमारा लॉ जो है केस लॉ के थ्रू डेवलप हुआ है, ये कोई कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ सो मोटो जिसको 1843 से कंफ्यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा अहमद, इसमें अब एक और ज़मीनी सवाल ये उठता है कि अब ये फैसला तो आ गया, क्या जितने इससे पहले फैसले जजेस ने किए हैं चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस ने, तो उन फैसलों का क्या होगा जो सू मोटो लेने के बाद उन्होंने किए? क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे? असर नौ उनका जायज़ा लेना पड़ेगा, क्या होगा? अभी तक जी कोई ऐसा फैसला किसी और जज ने, देखिए सू मोटो हाउ टू टेक अप सू मोटो प्रोसीडिंग्स इज इन क्वेश्चन। सू मोटो प्रोसीडिंग्स लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत दफा साबका द्वार में भी डिफरेंट बेंचेस को वो मार्क कर देते हैं। वो तो बात दुरुस्त है, वो तो इस जजमेंट में भी यही होल्ड हुआ है
कि इख्तियार के किस इशू के ऊपर सुओ मोटो लेना है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। इस पर अब ऑफ कोर्स डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें हम सारी डिस्कशन भी पढ़ेंगे और मामला भी देखेंगे। ये 2013 की जजमेंट एक है सदक जिलानी साहब की, जिसमें इसके इख्तियारात को तफसील से डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि सुओ मोटो इख्तियार जो है वो सोली चीफ जस्टिस का है। लेकिन अगर एक पिटिशन आप लेट से सुबह पिटिशन डिसाइड करती हैं आप फाइल करने के लिए कि जी मैं माइनॉरिटी राइट्स पे पिटिशन फाइल करती हूँ, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जो मार्किंग की है ऑप्शन वो चीफ जस्टिस के पास है, वो किसी को भी मार्क हो जाएगी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस आज खुद किसी इशू पर फील करते हैं, लेट से पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला हुआ है जिस पर वो फील करते हैं कि सुओ मोटो लिया जाए, तो वो फिर इख्तियार सिर्फ उनके पास है कि ही टेक्स अप दैट एंड देन मार्क्स इट टू अ रेलेवेंट बेंच, जिसमें वो खुद भी बैठ सकते हैं या अपने अलावा किसी बेंच को मार्क कर सकते हैं। अच्छा। तो एज सच ऐसी इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है नहीं कि इसको ये कहा जाए कि वो फैसले सारे के सारे जो हैं वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे या उन फैसलों के साथ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो फैसले हुए ही चीफ जस्टिस के इख्तियार को इस्तेमाल करने के बाद हैं। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल भी मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, हुमायूं साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। हुमायूं साहब, ज़ाहिर है ये खुद नोटिस का जो मामला है इसके कुछ ना कुछ फ़वाइद हैं, ये किससे लेना है किससे नहीं लेना, इख्तियारात कितने कितने नहीं, इसकी तो वजाहत ज़ाहिर है इस फैसले में भी हो गई और अहमद साहब ने भी कर दी। इसके फ़वाइद भी होंगे ज़ाहिरी तौर पर, यकीनी तौर पर, और कुछ ना कुछ नुकसानात भी होंगे। मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा अहाता करें आप। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है अहमद साहब ने बिकॉज बीइंग अ लीगल माइंड एंड लीगल एक्सपर्टीज बड़ा बेहतर तरीके से इसको बताया। मैं फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी इस तरह डालूं कि स्टेट को चलाने के लिए जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का एक कानून जो है वो बड़ा शुरू से था और स्टेट के 3 जो पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जुडिशरी ने जब ये फैसला किया और जिस तरह अहमद साहब ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के जो 184 के तहत डिफरेंट केसेस आते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास स्वाबदीद होती है कि ऐसे केसेस को देखें जो अगर उनके पास कोई दरख्वास्त आ जाए या वो खुद उसका नोटिस लेके देख लें ताकि लोगों के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए। मेरा ख्याल है ये उसको इसी कड़ी में देखा जाए तो ये उस सेपरेशन ऑफ पावर की एक वो ऐसी कड़ी है जिसमें लोगों को डिलीवरी ऑफ जस्टिस देने की बात की गई है। तो इसका लीगल जो ओपिनियन है वो तो अहमद साहब ने दे दिया, लेकिन इसका जो एक आम फहम में लोगों के लिए है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने पास इख्तियार रखा है कि इस किस्म का अगर कोई भी फैसला आएगा, किसी के कोई इख्तियारात जो हैं उनको यूसर्ब किया जाएगा, किसी के जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ऐसे मामलात करे जो लोगों की देखभाल के लिए होने चाहिए लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा हो, तो उस पर चीफ जस्टिस फैसला लेके देख सकते हैं कि इसको एक सिंगल बेंच के पास भेज दिया जाए, लार्जर बेंच के पास भेज दिया जाए। मेरा ख्याल है कि बड़ी एक अच्छी रवायत है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए और इसकी क्लैरिटी जो है वो मेरे ख्याल है अब एक जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसके अंदर नजर आ जाएगी और आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर पब्लिक एट लार्ज एज वेल। ठीक। अच्छा, अहमद रशीद रिजवी साहब का मैं पढ़ रही थी इस फैसले के बाद कमेंट, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से खुद नोटिस लिया था और वो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, तो वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया जो मैं अभी कोट कर रही थी कि जो पहले इस तरह से फैसले हुए हैं या खुद नोटिस लिए गए हैं, तो इस तरह के फैसलों को क्या दोबारा से इसका जायज़ा लिया जाएगा या ये वापस लिए जा सकते हैं? पहली तो बात ये जी कि मेरा ख्याल है कि जिस टाइम पर गुलजार साहब ने ऐसा खुद नोटिस लिया था या तो वो चीफ जस्टिस थे या एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। टेक्निकली तो उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं है, बट बिकॉज ही इज एक्टिंग चीफ जस्टिस तो उनके पास वो तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास होते हैं। लेकिन अगर किसी जज ने अपनी कैपेसिटी में एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इख्तियार इस्तेमाल किया है तो वो ऑफकोर्स इस जजमेंट के बाद उसकी कानूनी हैसियत जो है वो नहीं रहेगी, जिसको हम बेसिकली कहते हैं पर इंक्यूरियम हो जाएगी कि वो जजमेंट जो है वो इसके साथ रिलेट नहीं करती। जो बात हुमायूं साहब कर रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है कि सो मोटो इख्तियार जो है किस हद तक ट्रांसग्रेस करता है ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट या वैसे जुडिशरी को कितना एम्पावर करता है, उसके ऊपर बिल्कुल बहस होनी चाहिए। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कोई भी इख्तियार दुनिया में कहीं पर भी हो दैट शुड बी स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन, और डिस्क्रेशन के अंदर ये नहीं होना चाहिए किसी एक शख्स के पास इख्तियार हो कि वो कुछ डिसाइड करे। इसी तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये चीज डेवलप हुई है केस लॉ में, इसमें जुडिशरी को इसको देखना चाहिए और पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करना चाहिए। आर्टिकल 1843 के अंदर एक सब क्लॉज डालना चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स हैं अगर उनको एक प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज किया जाए तो एटलीस्ट 7 से 8 जजेस इकट्ठे बैठकर ये फैसला करें कि इस मैटर को हमने उठाना है। उसकी एक रीजन है, लेट्स से अगर आपका सिटिंग चीफ जस्टिस जो है उसके व्यूज कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो फिर चांसेस ये होंगे कि वो अगर कोई ऐसा इशू उठाए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है तो गवर्नमेंट नाराज होगी।
कई दफा गवर्नमेंट के हक में हो तो ऑपोजिशन नाराज होगी, या कोई ऐसा इशू जिस पर एक आदमी का व्यू हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन 7 से 8 लोग अगर इकट्ठे बैठकर उस पर अपना व्यू एक्सरसाइज करेंगे तो वो एटलीस्ट स्ट्रक्चर्ड होगा, और यहां पर जो एलिमेंट ऑफ बायस है वो निकल जाएगा। इसका तो मैं बिल्कुल कभी यकीन रखता हूं। सिमिलरली suo moto jurisdiction is not a very good exercise of jurisdiction, it should be sparingly used। किसी माइनॉरिटी राइट्स का इशू है, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इशू आ गया है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, या कोई ऐसा मामला है जहां पर एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ही एट हॉल्ट है, वहां पर आप एक्सरसाइज करें। लेकिन ये जो हर रोज का रिवाज है जो कि साबका द्वार में इस्तेमाल हुआ है, इससे भी मैं डिसएग्री करता हूं। आपकी जो पार्लियामेंट है वो एक बिल्कुल रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ये सॉरी इंस्टीट्यूशन बन जाता है। सिमिलरली बाकी इदारे जो हैं वो अपना काम करने से कासर है। ब्यूरोक्रेसी को आप डेली बुला के अपने कोर्ट्स में अगर इस तरह करेंगे तो मैं समझता हूं अदलिया का जो बेसिक काम है वो तो बिल्कुल जो केसेस की डिस्पेंसेशन है, डिसीजंस है, वो हैं। ये एक स्पेयरिंग पावर है विच शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पेयरिंग सर्कमस्टांसेस। जिस तरह भी हिंदू टेंपल का केस था, बिल्कुल इट वाज अ गुड थिंग, इट शुड हैव बीन टेकन अप, एंड इंटरनेशनल ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा था। लेकिन अगर हम हर केस में सुओ मोटो पर जाएंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग अदलिया का निजाम है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, और साथ साथ जिस आदमी का केस डायरेक्टली सुओ मोटो में उठाया जाएगा उसके राइट ऑफ अपील्स भी जो है वो प्रेजुडिस होंगे। सो मैं समझता हूँ इन एंगल से ये वो तनकीद है जो इसके ऊपर की जाती है और जो किसी हद तक जायज भी है। अच्छा, चूंकि जाहिर है ये तो एक स्पेसिफिक मामला था जिस पे क्लैरिटी आज दे दी गई है गुज़श्ता रोज़, लेकिन क्या आप नहीं समझते, जाहिर है कोई भी इदारा जो है वो परफेक्ट तो नहीं है, खामियां हर इदारे में मौजूद हैं। जो जुडिशल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं उसके ऊपर काम करना, काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझते हैं कि उस पर उस तरह से काम नहीं हुआ? मैं समझता हूँ जी कि जो जुडिशल रिफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तासुर ये आता है कि जुडिशरी जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है, बिकॉज वो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तनकीद है। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी एक डिफरेंट इदारा करता है। पॉलिटिशियंस के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, बाकी प्राइवेट पर्सन के लिए FIA है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है। लेकिन जुडिशरी और वकला दो ऐसी हमारी जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके ऊपर जो एहतसाब का राइट है वो उनकी इंटरनल बॉडीज हैं, जिस तरह एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हमारी बार काउंसिल्स हैं। इस पर मैं समझता हूँ बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जितने पेंडिंग रेफरेंसेस हैं उनको भी जल्द से जल्द डिसाइड करने की जरूरत है, क्योंकि फिर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस गया है तो वो डिसाइड क्यों नहीं होता। तीसरी जुडिशल रिफॉर्म जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारे हाई कोर्ट लेवल्स पर सुपरवाइजरी रोल में चीफ जस्टिस का काम है, वो है अपनी मातहत अदालतों को फंक्शनल करना, उनसे वो इंसाफ के तकाजे पूरे करवा कर फैसले करवाने, जो कि उनका बुनियादी काम है। सिविल कोर्ट्स में जल्द से जल्द फैसले होना, जो जस्टिस की बेसिकली तरसील है एट द डोर स्टेप ऑफ इंडिविजुअल, वो होना, ये है असल काम जिन पे जुडिशरी की रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स पर एक लिख के गया हुआ है मरासला कि जनाब इसकी तादाद को बढ़ाया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो जरूरत है कि जो पेंडिंग मुकदमात हैं उनको खत्म करें। इंपॉर्टेंट मुकदमात की लिस्ट में पॉलिटिकल मुकदमात ना हो, वो मुकदमात हों जिनमें एक आम शहरी जो है वो इफेक्ट होता है। ये वो सारी चीजें जिससे आवाम पब्लिक देखना चाहती है, बिकॉज हमारे से डेली बेसिस पर लोग ये सवाल करते हैं कि जी मेरे केस को 20 साल हो गए, मेरे केस को 25 साल हो गए, और साथ साथ वो देखते हैं कि एक जब बड़े आदमी का या किसी प्राइम मिनिस्टर का या किसी का केस है वो जल्दी डिसाइड हो जाता है। आई एम श्योर अदलिया की भी कंस्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज कुछ केसेस जो है मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए उनको डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन एक अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन पावर जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि लोगों का भी जो अदलिया के अंदर एक आई बिलीव एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। फौरी और जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाना, ये मेरे ख्याल में अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और इसके ऊपर काम जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से काम होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करते रहते हैं और चंद दिन पहले तक हमें लग रहा था कि शायद जो मामलात हैं वो वहाँ पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा था पूरी दुनिया की तरफ से और जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी तालिबान की तरफ से और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा था, लग रहा था कि किसी न किसी नतीजे की तरफ जो है वो मामलात जा रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट और के जो गिरदोरमाम में धमाके हुए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक एक सूरत हाल को उन्होंने पैदा किया है। 90 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और दाइश जो है वो इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से काम जारी है बड़ी तेज़ी के साथ और आइंदा हुकूमत की जो हैत है और वज़रा की जो नामजदगी है उसके लिए सुप्रीम लीडरशिप काउंसिल बुला ली गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में DGISPR की तरफ से आज एक ब्रीफिंग दी गई अफगानिस्तान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर उसके हवाले से, और उसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तश्कील जो है उसका इंतज़ार हम करेंगे और उसके बाद ही कोई हतमी पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी बयान जो है वो दिया जाएगा। इस वक्त ये सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हुमायूं साहब हैं हमारे साथ। जी हुमायूं, ये आपको क्या लग रहा है, ये जो स्पॉयलर्स हैं हम उनका जिक्र करते रहे हैं, ये धमाके जो हुए हैं जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, क्या अब वो एक्शन में आ गए हैं स्पॉयलर्स एक दफ़ा फिर, चाहे दाइश की सूरत में आए हों, इनके पीछे कोई ना कोई दूसरी कुव्वतें हैं? बिल्कुल मिशेल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो बड़े ही एक मुश्किल दरार से गुजर रहा है। जिस तरह अभी तक आपने इस इंट्रोडक्शन और इस टॉपिक के ऊपर कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी अर्ली टू असेस कि बेहतर हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी तो चंद हफ्ते गुजरे हैं। उसमें तालिबान की तरफ से जो कोशिशें हो रही थी और पूरी दुनिया की तरफ से जो है उनको देखा जा रहा था, और उसके अलावा जो पाकिस्तान का रोल था, पाकिस्तान की एम्बेसी जो हर वक्त जो है वो 24/7 किरदार पूरी दुनिया सराह रही थी इस किरदार को। जी बिल्कुल, और उस पाकिस्तान के उस किरदार को जितना सराहा जा रहा था उसमें हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये जो स्पॉयलर्स हैं ये हर वक्त से वहां पे मौजूद थे। पिछले चंद सालों से जब से पाकिस्तान ने पीस की तरफ कोशिशें की तो मुख्तलिफ स्पॉयलर्स जो हैं वो कभी पाकिस्तान के अंदर आके दासू के अटैक के ऊपर, कराची काउंसलेट में उसके ऊपर उनका जो लिंक है अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जो है शर पसंद ग्रुपों के साथ मिलता था। तो उसमें आज जो DGISPR ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने पूरी तरफ से बॉर्डर को खोल दिया है। हम रेफ्यूजीज के लिए जो है फुली जो है कॉग्निजेंट हैं कि वो अगर आएंगे तो क्या क्या सहूलतें उनको हमने फराम करनी है। मुख्तलिफ होटलों के अंदर हमने जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स को जो है हमने रेडी कर लिया कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है। लेकिन उसके साथ से DGISPR ने इंडिया के रोल का भी जिक्र किया कि किस तरह एज अ स्पॉइलर वो पिछले चंद महीनों से जो कोशिशें कर रहा था और उसकी जो जग हसाई हुई और उसका जो रोल था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसके साथ ISIS जो है वो भी एक ऐसा ही किरदार है जो कि बड़े अरसे से पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ये पूरे इस खित्ते के अंदर कोशिशें कर रहा था और उसकी भी बड़ी सपोर्टर्स हैं बाय द वे। अगर आप उसको सिर्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन मत लें, उसको जो है ये जो कोशिशें कर रहे हैं जो स्पॉयलर्स ऑफ अफगानिस्तान है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो काबुल के अंदर एक अफसोसनाक एयरपोर्ट के ऊपर हादसा हुआ जिसमें 90 के करीब लोगों की जो है वो शहादतें हुई, मेरा ख्याल है ये उसी की कड़ी की तरफ जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि हम पाकिस्तान या पाकिस्तान के हमसाया ममालिक या इस रीजन के ममालिक जो पीस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि ये स्पॉयलर्स जो हैं ये मुसलसल कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह जो है पाकिस्तान के किरदार को खत्म किया जाए या तालिबान का जो रोल है वहां पे उसको जो है अंडरमाइन किया जाए, या जो पीस की जो कोशिशें हैं जो खित्ते के अंदर तमाम ममालिक कर रहे हैं, जिसमें चीन, जिसमें टर्की, जिसमें ईरान, जिसमें रशिया जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनको जो है किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए और उस खित्ते को जो है ना एक ऐसी सूरत हाल के अंदर दाखिल कर दिया जाए जिसमें जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है वो भी खराब हो और अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल जो खराबी की तरफ जाता रहे, ताकि साउथ एशिया में पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ जाए, इसकी तरक्की की राहें जो पिछले चंद सालों में बेहतरी की तरफ जा रही थी वो खत्म होना शुरू हो जाए। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये स्पॉयलर्स जो हैं ये आते रहेंगे और ये अपने काम करते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी हद तक इस चीज को समझ चुकी हैं और उनकी स्ट्रेटजी भी इतनी बेहतर हो चुकी है कि वो इन चंद वाकयात से जो है वो बिल्कुल जो है वो घबराएंगे नहीं और हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी।
बिल्कुल सही है अहमद। अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो पहले से मालूमात थी उनके पास और अपने लोगों को किसी हद तक उन्होंने पीछे भी हटा लिया था वहाँ से, हालांकि उनके लोग भी मुतासर हुए हैं इन वाक़यात में। आप समझते हैं कि ये दाइश ने तो जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ये एलिमेंट्स को हम फरामोश नहीं कर सकते। इसमें आज DGISPR ने भारत का बड़ा खुलकर जिक्र किया है, बरमला जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह से और किन किन इलाकों में जो वाक़यात हुए हैं उसमें वो मुलव्वस हैं और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। सो ये जो वाक़यात हुए हैं इनके पीछे भी कहीं अभी ये कबल अज़ वक्त होगा, या हम कह सकते हैं कि ये मौजूद हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और एलिमेंट्स? नहीं, मैं समझता हूँ जी इस सिचुएशन में शायद कबल अज़ वक्त इसलिए ना हो क्योंकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम जिस वर्ड स्पॉयलर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हुमायूं साहब ने बड़ी तफसील से हमें एक्सप्लेनेशन दी है, स्पॉयलर्स हैं कौन? एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इंसान उसको उस एंगल से देखता है। हम हर चीज़ को एक शक की निगाह से देखते हैं जब हम किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। बड़ी सिंपल सी बात है, अमेरिकन एंड तालिबान तो इस वक्त इस सारी सिचुएशन में खुद इन्वॉल्व हैं। तो वो जो एक पुराना रेटरिक है जी हर चीज़ अमेरिका करवा रहा है, वो तो एक आई थिंक बिल्कुल ही एब्सर्ड किस्म का रेटरिक होगा। इसी तरह तालिबान जो है वो खुद इन द फेज ऑफ सेटिंग अप हैं, तो वो भी ये काम नहीं करवा सकते। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पास्ट में उन्होंने करवाया होगा कि नहीं करवाया होगा, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं बिकॉज एट द मोमेंट तो वो अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपनी एक परसेप्शन बना रहे हैं, तो उन दोनों से एक्सपेक्ट करना काम इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। चाइना पे आ जाते हैं, चाइना ऑलरेडी CPEC में इस चीज में सपोर्ट कर रहा है, सो ले दे के रह जाता है इंडिया। और मैं वजीर आजम साहब की 10 जनवरी 2021 की स्टेटमेंट आपको याद कराना चाहूंगा। कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो 11 शियाज जिनको मारा गया था बलूचिस्तान में, उसके पीछे उन्होंने कहा था कि ISIS का हाथ है और ISIS के पीछे इंडिया का हाथ है बिकॉज इंडिया सेक्टेरिज्म करा रहा है पाकिस्तान के अंदर थ्रू ISIS। इंडिया बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको फंड करने के लिए तैयार होगा एज लॉन्ग एज द रिजल्ट इज इंस्टेबिलिटी इन दिस इंटायर रीजन, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, अफगानिस्तान को होगा। अगर अफगानिस्तान इस वक्त स्टेबल है, सबसे बड़ा उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि जो उधर एक सिचुएशन ऑफ पीस है वो किसी तरह बरकरार रहे ताकि हमारे हालात एक हों, बिकॉज वी आर कन्फ्रंटेड विद एनिमीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सो अगर अफगानिस्तान वाली साइड पर ये चीजें सिचुएशन ठीक रहेगी तो इंडिया को टैकल करना जस्ट एज वन सिंगल एनिमी इज फार बेटर। आपके सामने DGISPR का प्रेशर भी सामने है। तो ये कहना कि इसके पीछे कोई नहीं है, ISIS इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये काम है और वो करते रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव अ बैकिंग एंड अ सपोर्ट। उसके अलावा ये जो माइंडसेट है ऑफ दहशतगर्दी जिसमें TTP का हमने जिक्र किया, ISIS है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, और अल्लाह ना करे मुंह में खाक ऐसी बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान में या इधर लेफ्ट राइट एरियाज में इस किस्म की कार्रवाइयां की जाएंगी ताकि ये सारे का सारा पीस प्रोसेस जो है उसको सैबोटाज किया जाए। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंस है कि वो टाइमली इसको सबवर्ट करें, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस का यहाँ बहुत ज्यादा रोल है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस जिसको हम सुनते हैं कि जी दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस है और उनका बेस्ट इक्विपमेंट है, तो दिस इज वेयर दैट इज रिक्वायर्ड। अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी क्रेडिबल तो दे शुड हैव शेयर्ड विद एवरीबॉडी, इंस्टेड के अपने बंदे भी मरवाएं और हमारे भी साथ नुकसानात हुए वहां पर एयरपोर्ट पर। ये इंफॉर्मेशन टाइमली शेयर करनी चाहिए, प्लस प्रॉपर मेजर्स शुड बी टेकन कि किस तरह इस चीज को आगे फ्यूचर में कर्व किया जाए। बिकॉज देखें जब वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उसके ऊपर एक थ्रेट सिग्नल दिया गया था कि इतनी दुनिया एक जगह पर इकट्ठी हो रही है ऐसे एरिया में विच इज कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड अनमैन्ड। तालिबान की गवर्नमेंट अभी खुद उस पोजीशन में नहीं है कि उनको सुपरवाइज करे, और वहां इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं समझता हूं कि वहां पर पता नहीं लग सका ये चीज हो गया ना कि वो अमेरिकन सिक्योरिटी जो है वहां पर थी, वो उनकी जिम्मेदारी थी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी वो तमाम एरिया। नहीं, जिसकी भी जिम्मेदारी थी, मैं समझता हूं इस टाइम पर अमेरिकन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अमेरिकन को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि उनके पास गैजेटरीज, उनके पास इंफॉर्मेशन, उनकी इंटेलिजेंस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो उस चीज को इस्तेमाल करके अगर वो एक्चुअली जेन्युइनली पीस प्रोसेस के अंदर मटेरियल हो रहे हैं तो देन व्हाट दे शुड डू इज कि इन सब के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर वो अपने वहां ब्लैक हॉक्स छोड़ के आ सकते हैं, बॉम्ब्स छोड़ के आ सकते हैं, गन्स छोड़ के आ सकते हैं, हर चीज छोड़ के आ सकते हैं, तो प्लीज इंटेलिजेंस भी उनसे शेयर करें, क्योंकि जिस एरिया के अंदर ये सारी डिस्ट्रक्शन हुई है वहां पर अगर आपने उनको रीस्टैब्लिश करना है या आपने उनको रिवैम्प करना है, रिहैबिलिटेट करना है, तो यू हैव टू शेयर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विद देम। देखिए तालिबान कैन नॉट फाइट एनी एक्सटर्नल थ्रेट विद द यूज ऑफ गन।
इस किस्म की स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन अगर उन तक पास नहीं होगी, और हमारी पाकिस्तान की एजेंसीज का भी फर्ज है कि उनको ये इंफॉर्मेशन पास करें ताकि इस प्रॉपरली इसका कोई सदेबात किया जा सके। अगर वो सिचुएशन वापस स्टेबल ना रही तो पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान, और इंडिया तो आप देखें ना जी अपना प्लॉय चेंज करके दे आर कंडक्टिंग द सेम, एंड इट्स नॉट मी हु इज सेइंग दैट, आवर आर्मी इज सेइंग दैट। इंटरनेशनली एक परसेप्शन बन गई है कि और कौन बेनिफिशियरी है इस एरिया में, बेनिफिशियरी का प्रिंसिपल तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो नजर आ रहा है कि उनको ही इस चीज का फायदा, और बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ जो बच्चे, वहाँ पर जो अमवात हुई हैं उन पर आई थिंक जितना अफसोस किया जाए कम है। तो आई थिंक एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है टू कर्ब दैट इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एज वेल। एक बात जो हम बार बार करते रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो ज़ाहिर खत्ते में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, लेकिन आज जो बड़ी ही एक सेटिस्फैक्ट्री प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी है DGISPR ने, हुमायूं साहब उन्होंने ये कहा कि तमाम जो चेक पोस्ट हैं अफगान बॉर्डर पर वो ट्रेड और ट्रेवल के लिए खुली हुई हैं। और इतना कॉन्फिडेंस था, हालांकि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की नज़र भी है तमाम सूरत हाल के ऊपर, और पाकिस्तान ने अपना जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको बहुत हद तक सिक्योर कर लिया है। हुमायूं नहीं मिशाल, ये DGISPR का जो है जो आज एक्सप्लेनेशन थी वो बिल्कुल बड़ी हद तक ये बताती है कि पाकिस्तान ने अपना जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो ना सिर्फ अभी बल्कि पिछले चंद महीनों में या बल्कि एक साल के दौरान हमें इस चीज का अंदाजा था कि कुछ भी हो सकता है, तो हमने वो पूरा सिक्योर कर लिया। और ना सिर्फ सिक्योर कर लिया था, उसके ऊपर हमने फेंसिंग कर ली, उसके साथ साथ आज जो है ना वो हमने वो दुनिया को बता भी दिया कि हम प्रिपेयर्ड थे, और हमने वो ट्रेड के लिए और लोगों की आमदोरफ्त के लिए भी उसको खोल दिया। तो ये बड़ा ही एक अहम जो है पाकिस्तान की तरफ से इकदाम है कि इस वक्त जबकि वहां पे क्राइसिस की सिचुएशन, आप देखें कि पिछले जो है चंद दिनों में 2 हफ्तों में एक पूरी दुनिया बदल चुकी है वहां पे। और आज के वाकये के ऊपर मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि वहां पे एक इंटेलिजेंस फेलियर तो था, लेकिन अगर आप काबुल की सूरत हाल को देखें तो वहां पे केओस था पिछले 3 हफ्तों से, और उस केओस में जिस तरह आपने कहा स्पॉयलर्स जो हैं वो फायदा उठाते हैं, और हर दफा केओस के अंदर स्पॉयलर्स जो हैं वो फायदा उठाते हैं, और आज भी इन्होंने उठाया। वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसकी आप उसकी स्पीड का कह लें, तालिबान की तरफ से कह लें, अमेरिकन की तरफ से उसकी जो लैगनेस उसको समझ लें, या और दुनिया की एजेंसीज, लेकिन जब हजारों लोगों को दुनिया का एक सबसे बड़ा इवैक्यूएशन का एक प्रोसेस वहां पे चल रहा था, तो उसके अंदर इस किस्म के स्पॉयलर्स हमेशा फायदा उठा के उस पीस को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो दोहा मुआहदे के बाद से इस पीस को जनरेट करने के लिए पाकिस्तान की एफर्ट जो है उसको अब पूरी दुनिया सराह रही है। रशियन प्रेसिडेंट से लेके, डेनिश प्रेसिडेंट से लेके, जर्मन प्रेसिडेंट चांसलर से लेके, चाइनीज प्रीमियर से लेके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अब जो है रीजनल कंट्रीज के दौरे पे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सारी उसके साथ राब्ते में है। तो ये इतनी अच्छी एफर्ट्स पाकिस्तान की जो है उनको ये आपने रशिया का जिक्र किया है अहमद, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो रशियन प्रेसिडेंट की कॉल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आई है, उसमें गुफ्तगू हुई खास तौर पे खित्ते की सूरत हाल के ऊपर, अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कितना ज़रूरी था और कितना खुशाइंद है? जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बिकॉज ही इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड। आई थिंक इफ नॉट द मोस्ट पावरफुल, सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड। प्लस पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लेफ्ट राइट पर 3-4 सुपर पावर्स या केपेबल सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, या एक ऐसा ही खित्ता भी एग्जिस्ट करता है जहां पर ये सब सुपर पावर्स इंटरेस्टेड हैं। आप रशिया को देख लें, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, लेफ्ट राइट बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। अगर इन मुल्क की सारों की कोलैबोरेशन हो जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए, या एटलीस्ट पाकिस्तान की हद तक भी इंफॉर्मेशन दे दी, जिसको मैं बार बार आज रिपीट कर रहा हूं, तो आप यकीन कीजिए कि मैं हमेशा समझता हूं कि दहशतगर्दी का जो सद्देबाब है वो एक्शन से नहीं हो सकता, वो इंटेलिजेंस सक्सेस से हो सकता है। अगर आपको टाइम से पहले पता हो कि इंटेलिजेंस आपकी वजह के इतने दहशतगर्द हैं या कुछ लोग हैं वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। और इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च हुई है। काजी फायज ईसा जब वो कमीशन था बलोचिस्तान में, उसके बाद भी इस पर जो तफसीली जजमेंट आई थी, उसके रिजल्ट में जो नतीजा निकाला गया था वो ये था कि इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इंटेलिजेंस फेलियर पे जाएंगे, इंटेलिजेंस फेलियर जो है दैट लीड्स टू द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ द इवेंट। सो इसलिए मैं समझता हूं इन तमाम मुल्कों को एक रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए या किसी एक पर्टिकुलर मुल्क के लिए नहीं कर रहे, ये अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, उनके इंडिजिनस लोगों की उस हुकूमत को लेजिटिमेसी देने के लिए कर रहे हैं जिसका मुआहदा दोहा में हुआ है। लेकिन अब इन तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि इन सब ने उसको बैटल ग्राउंड अपने अपने टाइम्स पर अपने अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है। तो आज अगर अफगानिस्तान, इफ वी ऑल ओ
owe something to the Afghanistan, that is कि in return we rehabilitate them and we properly establish a local system जो कि जिसकी रिजल्ट में वो वहां पर प्यार मोहब्बत और पीस से रह सकें। ये हम सब वो करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, क्योंकि वो देखें ना वहां जाके खेले कूदे निकले, अपनी वॉर्स लड़ी, चले गए। तो आज उनको फिर आप दोबारा बहाल करें, उस एरिया को इस तरह कर दें कि तालिबान की हुकूमत जिसको आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट पहले नहीं किया, पहले आपने एक्सेप्ट किया है, अगर वो हो गई है तो उसको प्रॉपर्ली बहाल करके वहां छोड़ें, वरना ये फिर एक और बैटल ग्राउंड बन जाएगा किसी और कुव्वत का, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज जो इसकी मेरे ख्याल में तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मायूं, वो ये है कि इससे पहले माजी में हमने देखा है कि किसी भी इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर पहले से प्लानिंग करना, पहले से राब्ते करना खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, सिफारती सतह पर इतना एक्टिव जो है वो हमें वजारत ख़ारजा उस तरह से नज़र नहीं आई थी। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह सेंट्रल एशिया के ममालिक के दौरे पर हैं, सबको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, खित्ते के तमाम ममालिक के साथ वज़ीर आज़म खुद बातचीत कर रहे हैं, ये टेलीफोन कॉल, और इसके अलावा चाइना के साथ, ईरान के साथ, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर और आगे चलना, ये बड़ा खुशाइन नज़र आ रहा है, और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है वजारत ख़ारजा के लेवल के ऊपर। नहीं जी, ये एक्सीलेंट डेवलपमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो है बड़े ही प्रोएक्टिव हो के इस वक्त हमारे जो वजीर खारजा हैं या हमारा जो दफ्तर खारजा है उसने बड़ी कंसर्टेड एफर्ट्स की हैं। ना सिर्फ इसके ऊपर बल्कि अगर आप देखें इससे पहले कश्मीर के वाक़े के ऊपर 2019 में जब वो इंडिया ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया उसके ऊपर हमने पूरी दुनिया को आगाह किया, टेररिज्म के ऊपर हमने पूरी दुनिया को आगाह किया, और अफगानिस्तान के ऊपर हम पिछले चंद सालों से बड़ा जो है ना हर फोरम के ऊपर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन के ऊपर कर रहे थे, उसके अलावा हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म थे, हम दोहा टॉक्स का हिस्सा थे, हम मॉस्को टॉक्स का हिस्सा थे, हम जो टर्की में टॉक्स हो रही हैं उसका हिस्सा थे, उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट जो है एक मैकेनिज्म था उसका था। तो हम बड़े अरसे से पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बहुत बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई को बड़ा हद तक देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हमारी पीटीआई की इस वक्त हम 3 साल कारकर्दगी को देख रहे हैं तो उसमें जो उसका सबसे जो पॉजिटिव या जो सबसे सक्सेसफुल जो हमें फेस नजर आया है तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जो हर मौके पे हमने हर लेवल पे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, एनवायरनमेंट से हो, एग्रीकल्चर से हो, हमने वॉर ऑन टेरर के ऊपर हो, हमने बावर करा दिया कि पाकिस्तान इज बिकमिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट, शुड बी रिकग्नाइज्ड एट ऑल लेवल एंड शुड बी कोऑपरेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के इस किरदार को जितना सराहा जाए उतना कम है। और बड़ा ज़रूरी है कि खित्ते के जो ममालिक हैं, जो अमन पसंद ममालिक हैं, जिनमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, तमाम ममालिक जो हैं वो मिलकर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पर मामलात हैं उसके हवाले से कोशिश करें, वहाँ पर अमन अमान कायम हो, वहाँ पर एक हुकूमत की कोई शक्ल सूरत जो है वाज़े तौर पर वो सामने आए, वाज़े खतोखाल जो है वो सामने आ सके, और वहाँ पर अमन अमान होगा तो खित्ते में अमन अमान होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बरतरी के लिए कौमों के दरमियान बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस हैरत कदे में ये जानना भी जरूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं? क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद, या फिर सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी? मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी तरफ से एक इकनॉमिक एजेंडा है वो सामने लाया गया है, कंपैरिजन पेश किया गया गुज़श्ता हुकूमत के आखिरी साल और गुज़श्ता जो माली साल है उसका कंपैरिजन शौकत तरीन साहब ने, वज़ीर ख़जाना, उनके साथ दीगर वज़रा जो है वो भी शामिल थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, और उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने रखे गए। मेरे पास कुछ फैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी। उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की 2017-18 में जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले में जो रेमिटेंसेस हैं उनमें 48% 48% जो है वो इजाफा हुआ है, यानी $29.4 बिलियन इस वक्त रेमिटेंसेस हैं, जबकि 2017-18 में रकम $19.9 बिलियन थी। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से उन्होंने बताया कि 2017-18 में $3,844 बिलियन ये रेवेन्यू कलेक्शन हुई, जो गुज़श्ता माली साल में बढ़कर $4,732 बिलियन हुई। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो $16 बिलियन से $24.4 बिलियन, जबकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो $37 बिलियन से $31.1 बिलियन में कम हुआ है। सो ये तमाम उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने रखे। अहमद, आप समझते हैं कि जो हम वावेला देखते हैं अपोजिशन की तरफ से और बग़ैर कोई फिगर्स दिए, बग़ैर कोई डेटा दिए शोर मचाया जाता है कि इकॉनमी का सत्यानाश हो गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, लोग बर्बाद हो गए, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखें ना, जरा कंपेयर करें और फिर बताएं कि क्या हुआ है, बेहतरी आई है या फिर कुछ गलत हुआ है। अहमद? बिल्कुल जी, मुझे तो लगता है कि हमने, अगर आपको याद हो तो जो अपना आखिरी लास्ट वीक प्रोग्राम किया था उसमें हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की थी और हमने कहा था कि हुकूमत वक्त को फैक्ट्स एंड फिगर्स रख कर बात करनी चाहिए, उसमें जवाब देना भी अपोजिशन के लिए मुश्किल होगा और एक आम इंटेलिजेंट नॉर्मल आदमी के लिए समझना भी आसान होगा कि भाई आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आई थिंक कि शौकत तरीन साहब ने वो बात या तो सुन ली है या उनको कन्वे की गई है और वो बात उसी तरह ही उन्होंने 7 मिनिस्टर्स ने मिलकर या 7 मेंबर्स ने मिलकर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिस इज द करेक्ट वे टू प्रोजेक्ट योर इकोनॉमिक पोजीशन इन पाकिस्तान। अगर आप आकर कहेंगे जी हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये हैं, नो, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट काउंट। ये सोशल साइड पर तो हो सकता है आपने कवानीन क्या बनाए सब कुछ, बट इकोनॉमिकली आपको फिगर्स देने हैं। एंड आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड विद द फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने ये फिगर्स आज दिए और बताया कि पिछली गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन क्या है, बजाय इसके कि जो टॉक शोज पर बैठ के बात होती है कि जी आपने क्या किया, आपने क्या किया, और जहां पर फिगर्स आ जाते हैं, जहां पर स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, वो बिल्कुल आपको रिफ्यूट करना मुश्किल हो जाती है, एंड दैट टू फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बहुत मुश्किल डिफिकल्ट पोजीशन आ जाती है। दूसरी बात, मैं ऑप्टिक्स की बात करना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑप्टिक्स बड़ी स्ट्रांग थी बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रिजाइड कर रहे थे और उनके लेफ्ट राइट आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो कि डील करते हैं विद फाइनेंस एंड इकोनॉमी इन वन वे और द अदर, दे वर ऑल सिटिंग देयर और उन्होंने रेलेवेंट वो वाली बातें की जो सुननी चाहिए थी, जिसका जवाब अब ऑपोजिशन को भी यही चाहिए। जो एक शेडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, कि उनके भी जो फाइनेंस के इंचार्ज हैं या शेडो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई हैं, वो आए, बैठे और इसका जवाब दें अगर कोई कोजेंट उनके पास बात है। लेकिन टीवीज पर बैठकर ये बात कहना कि जी ये सही है, ये गलत नहीं है, इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। मैं गवर्नमेंट की यहाँ पर इसकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं जो कि या रिफ्यूटेबल है या इररिफ्यूटेबल है, उनको आके आप टीवी पर बताएं। लेकिन मेयरली घरों में बैठ के अब आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जो शख्स कहता है गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या क्लिप भेज देनी चाहिए या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सारी ट्रांसक्रिप्ट है वो भेज देनी चाहिए, ताकि बिफोर ही कंडेम्स एनीथिंग और बिफोर ही क्रिटिसाइजेस एनीथिंग ही शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन बिफोर हिम और हर। सो ये समझता हूं एक बड़ा एक प्रॉपर वेस्टर्न डेमोक्रेसी वाले तरीके को अडॉप्ट किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, एंड आई होप इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वीकली बेसिस पर करनी चाहिए बिकॉज इकोनॉमी वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को आउस्ट किया गया और इमरान खान साहब को इन पावर लाया गया। अकाउंटेबिलिटी एंड इकोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी पे तो आप बहुत सारी हमें बातें नजर आती हैं, बट जो आपकी इकोनॉमी है दैट नीड्स टू बी कन्वेड टू अ कॉमन मैन ऑन डेली बेसिस। अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी और उसके बीच में एक दूरी आएगी। अहमद, सॉरी हुमायूं, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है आदाद शुमार सामने रख के वजाहत करना, आवाम को भी कॉन्फिडेंस में लेना और जवाब भी देना अपोजिशन के एतराज़ात का, जो किया गया दूसरे गुज़श्ता रोज़ जो हमने तकरीब देखी 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, बड़ी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उसका इनेकाद किया गया था और बड़ी डिटेल से तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई थी। सो आप समझते हैं जैसे अहमद कह रहे हैं कि हर हफ्ते इस तरह की ब्रीफिंग्स होनी चाहिए और लोगों को एतमाद में लिया जाना चाहिए?
बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर इस गवर्नमेंट की जो हमने क्योंकि 3 साल की कारकर्दगी को जो है इस वक्त रिव्यू किया जा रहा है, तो उसमें इनके जितने जो अच्छे चीजें हैं उनमें से एक जो मेरी तरफ से अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर उसको देखा जाए, जो नेगेटिव चीज थी वो ये थी कि हम इस गवर्नमेंट के अच्छे जो काम है या इकदाम है उनको लोगों के सामने रख नहीं सके। तो मेरा ख्याल है ये एक नई अब जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चाहे जिस तरह अहमद कह रहे थे कि हर हफ्ते बताना चाहिए, बिकॉज फिगर्स एंड फैक्ट्स डोंट लाई। तो जब आप लोगों के सामने फिगर्स के साथ, चार्ट्स के साथ, उसके साथ बताएंगे तो उस वक्त आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि पिछले अदवारों में क्या हुआ और इस वक्त क्या हुआ। और आपको ये भी देखना चाहिए इस गवर्नमेंट का कि 2018 में ये आई और इस वक्त जो है 3, तो ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल जो है वो कोविड ने जो है ना वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। और साउथ एशिया के अंदर और पर्टिकुलरली जो है हमारे रीजन के अंदर कोविड की वजह से जो डाउनग्रेड हुई इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें पाकिस्तान पहली दफा जो है वो अब हम पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ आए हैं। और इस दफा हमने अपना जो टारगेट है वो 3% ग्रोथ सेट किया है अगले साल, अगले माली साल के लिए। तो मेरा ख्याल है दिस इज इट्स अ मिरेकल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वर फेसिंग। 220 मिलियन की पॉपुलेशन, जिसमें बहुत ज्यादा कर्जे हमारे पास थे, हमारा सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया था, हमारी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गई थी, हमारे फॉरेन रेमिटेंस कम हो गए थे। तो ये पिछले एक साल में अगर हम जून का देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस आए पिछले साल, जो फिस्कल ईयर एंड हुआ जून में, फिर जुलाई में आए। तो ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट थी इस गवर्नमेंट की, जो और मेरी नजर में ये गवर्नमेंट इसको हाईलाइट नहीं कर सकी, लेकिन नाउ दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह अहमद ने कहा कि इस ऑप्टिक्स को देखा जाए कि 7 मिनिस्टर्स ने बैठ के फूड सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उन सब ने जो है ना अपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख के बताया कि गवर्नमेंट हैज डन रिमार्केबल अचीवमेंट। अब आप इसको ये भी देखें कि ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ये एक दिन में नहीं आ जाएगा। हम जो है ना 70 साल की खराबियों को सुधारने के लिए इस गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ इकदाम किए हैं, इट विल टेक सम टाइम एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो है ना वो जो 2-1.5 साल कोविड का और उसके बाद जो अभी के हम हालात, अभी भी हम कोविड के अंदर है, 4th वेव जो है पूरी तरह आ चुकी है और बहुत नुकसानात कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर दिस गवर्नमेंट। they have done remarkable, they are facing with so many multi-pronged challenges। और जिस तरह से उन्होंने अगले 2 साल जो है ये इलेक्शन के साल होते हैं और इसमें मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये अपनी जगह, लेकिन आम आदमी का जो मसला है, जो उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए और जो महंगाई है, उस इतने बड़े मसले को हल करना ये भी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करे। चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत बड़ा जो एक मसला अभी गुज़श्ता दिनों दरपेश था, FBR का जो डेटा है वो हैक हुआ और तकरीबन 72 घंटे तक जो FBR का सिस्टम है मुकम्मल तौर पर बैठ गया। इस पे अहमद आप क्या कहेंगे? क्या इतने बड़े इदारा जिसके पास इतना हसास जो डेटा होता है अवाम का, पाकिस्तानियों का, वो अपग्रेडेड या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं था, या पहले जो वार्निंग भी कहा जा रहा है कि दी गई उसके बावजूद ये हैक हो जाना, ये कितना बड़ा मसला है ये और इसके लिए क्या कोशिश करनी चाहिए कि अब दोबारा ये ना हो? देखिए जी, इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, डेटा इज पावर। आपकी डेटा इंफॉर्मेशन है, डेटा से ही, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा आप सारी की सारी अपनी प्लानिंग करते हैं। और आजकल तो किसी अगर कंट्री के पास स्टेटिस्टिक्स और डेटा है, बेस्ड ऑन दैट आप अपनी सारी की सारी अगले 100 साल 50 साल की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका और चाइना जो है वो सफ़े अव्वल पर खड़े हुए हैं इस मामले में। देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और उसका लीक हो जाना या उसमें कोई सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स होना, इसके ऊपर गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस होना पड़ेगा। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बिठाकर इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट, बिकॉज हमारे नादरा है, नादरा के अंदर भी आप देखें कि इतनी एक्सपर्टीज़ है वहाँ पर। उनके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं जनाब उस्मान यूसुफ मुबीन साहब का चेयरमैन भी हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज की वजह से आज तक डेटा जो है वो ऑफ लेट बड़ा प्रोटेक्टेड है। आई थिंक उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए, या किसी उस टाइप के आदमी की सर्विसेज लेकर ये FBR में भी इसको बड़ा प्रॉपरली करना चाहिए, बिकॉज ये सारे का सारा डेटा जो है ये अगर लीक हो गया तो सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास जो कि आई थिंक कैन गो इन द हैंड्स ऑफ एनीबडी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज FBR है, कल खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इदारा हो सकता है। तो जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल गवर्नमेंट को सर जोड़कर बैठना चाहिए, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है
उनको और हमारे साइबर क्राइम का यूनिट जो है उसकी हेल्प लेनी चाहिए। वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट है और बहुत अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं ऑन अ लॉट ऑफ साइट्स। उनकी खिदमात लेकर इस पे एक्सपर्ट्स बिठा के इसका कोई हल निकालना चाहिए, वरना ये बड़ा सीरियस इशू हो सकता है। हमारी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर हमने ईवीएम मशीन्स की जो बात की थी उसमें ऑपोजिशन का सबसे बड़ा जो एतराज था वो ये था। क्विकली आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जी हुमायूं। जी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अहमद ने उसको बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया, और ये जो साइबर अटैक हुआ इसको जितना और जिस हद तक हम रोक सकें उससे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, हमारा इकोनॉमिक डाटा इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और उसमें जो है इसके ऊपर अटैक होना, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो हमें $80 मिलियन की एक एड दी गई थी उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सका फॉर मेनी रीजंस। मैं अब उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन चूंकि ये वाकया हो गया तो देयर आर गुड लेसन्स व्हिच नीड्स टू बी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि साइबर लॉज के ऊपर, क्योंकि अब हम आईटी की उस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर हैं, वी नीड टू फोकसिंग अ लॉट। और हमारा जो नादरा है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जिसने जो है ना बहुत से मुल्कों को भी हेल्प किया और हमारे अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। तो इसके अलावा हमें इंटरनेशनल आईटी एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए, अपनी जो है बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है कि इतने बड़े वाकये के बाद ये कोशिशें की जाएं मिल बैठकर कि आइंदा ऐसा वाकया दोबारा पेश ना आए, और इसके लिए जो हो सकता है इकदाम उनके ऊपर अमल किया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। बहुत शुक्रिया अहमद पंसौता आपका, हुमायूं खान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुशल बुखारी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।